Good. Okay, students, good morning and welcome to the second class of AHN. Right? I was just going through. Good morning, beta. Good morning. Okay, today we are going to, yeah, today we are going to study about gastroreflex, esophageal reflex disorder. ठीक है, ये एक वेरी इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, usually comes in the exams. Okay, now before I start my proper lecture, just let me ask you, can you hear me? मारिया अब्दुल्ला, आप आ गई हो तो बताओ, can you hear me loud and clear? Yes or no? कोई भी बता दे मुझे कि आपको मेरी आवाज आ रही है. Yes, ma'am. Thank you, beta. Okay, I'm going to continue now, and be attentive. If you don't understand something, just let me know. Okay? Okay, this is, now the objective is we'll be discussing causes, pathophysiology, manifestation, okay, and we'll be discussing about the diagnostic, medical and surgical management, and apply nursing process. ठीक हो गया? So the very first thing is, what do you understand by esophageal reflex disorder? Good. ठीक है, अब मैं इतना बड़ा सारा नहीं बोलूंगी, I'll just say good. Good कॉमन जो है वो अफेक्ट करता है आपके 15 to 20% ऑफ अडल्ट. ठीक है, जिसमें से 10% जो है लोग एक्सपीरियंस करते हैं डेली बर्न, हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन. ठीक है, बहुत सारा पिज्जा खा लेते हैं, खाते जाते हैं, भूल जाते हैं कि कल का दिन भी आना है. राइट? सो जो लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं, कि इधर घर से भी खाया, फिर हम बाहर गए, हमने बाहर से भी खाया, फिर हम फ्रेंड के घर चले गए, फिर हमने वहां से भी कुछ खाया, और जब बाय द टाइम जब हम घर आए, फिर हमें खट्टी खट्टी डकारें आनी शुरू हो गई, पेट में जलन शुरू हो गया. ठीक हो गया? या फिर आप बहुत स्पाइसी खाना खाना शुरू कर दो, और उससे क्या होता है, फिर हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है. ठीक हो गया? बिकॉज ऑफ लोकल लोकेशन नियर अदर ऑर्गन, सिम्टम्स में मिमिक अदर इलनेस इंक्लूडिंग हार्ट प्रॉब्लम. अब क्या है कि स्टमक के आजू बाजू पड़ोसियां जो हैं, बहुत सारे पड़ोसियां, इसके नेबर्स बहुत सारे हैं. तो क्या होता है कि उस वक्त हमें गलती लग रही होती है कि हमें हमारे हार्ट में दर्द है, कि हमारे जिगर में दर्द है, हमारे किधर किधर दर्द हो रही है, कितने में दर्द हो रही है पता नहीं. ठीक है, तो वो चूंकि सारे ऑर्गन्स जो है वो आसपास मौजूद है, इसलिए कभी कभी गलती लग जाती है कि ये कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स जो है इज अ बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द esophagus. Now if we take the esophagus, ठीक है, तो वो आप यूं समझो कि ये esophagus हमारे पास है ही नहीं. Anyways, let's take our बाजू. ठीक हो गया? ये आपका esophagus आ गया, इसको लेते हैं. ठीक है, ये आपका esophagus आ गया, और ये आपका स्टमक आ गया. सबको वेरी गुड मॉर्निंग है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी. ठीक है, ये आपका esophagus आ गया, ये आपका माउथ है. ठीक है, ये आपका esophagus है, आपको मैं नजर आ रही हूँ ना? तो ये साथ आपका स्टमक आ गया. अब क्या है कि खाने को यहाँ से जूजिनम में, इंटेस्टाइन में जाते हुए और फारिग हो जाना, जो जो काम की चीजें इधर उधर चली गई, बाकी वेस्ट हो गया. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये आपकी एसोफेगस से जब नीचे आया खाना स्टमक में, तो ये खाना नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ये बैकवर्ड फ्लो शुरू हो जाता है. ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स का जो कुछ भी आपने खाया
फिर आप कहते हो ना वो डकार मारा तो खाना सारा गले में आ गया, दैट इज द बैक फ्लो। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आई? ये तो देख रहे हो बाबा जी को, खाता चला जा रहा है बेवकूफों की तरह, इतना बड़ा बर्गर ले लिया, 3 मंजिला बर्गर ले लिया, खाता जा रहा है और यहाँ पर उसका हार्ट बर्न हो रहा है। यू कैन सी द पिक्चर, कैन यू सी द पिक्चर? ठीक है, नाउ दिस इज योर एसोफेगस, दिस इज द लोअर स्फिंक्टर, esophageal sphincter, right? This is your stomach content. Stomach तो आपका पूरा यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये आपका कंटेंट है। अब क्या है कि खाना इधर जाने के बजाय, ठीक है, ये वापस गले में आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? दिस इज द रिफ्लेक्स, पीछे की तरफ जा रहा है। उसकी पैथो क्या कहती है? GERD जो है, it results from transient relaxation or incompetence of the lower esophageal sphincter. Now, where is your lower esophageal sphincter? This is your lower esophageal sphincter. ठीक हो गया, ये आपका स्फिंक्टर है। यहां से उसने बोला कि यहाँ पर जो है ये या तो वो रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलैक्सेशन और इनकॉम्पिटेंस ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर और इंक्रीज प्रेशर विद इन द स्टमक। ठीक है, आपके पास वो है ना आजकल बैलून, लंबे वाले बैलून जो होते हैं, अगर आप नीचे से उसको प्रेस करो तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आप उसमें देख सकते हो कि उसका प्रेशर ज्यादा होता है तो बबल ऊपर बन जाते हैं, जो बैलून से बन जाते हैं। अब उसके फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं एसोफेजियल रिफ्लेक्स के, वो कौन कौन से हो सकते हैं? इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम पोस्ट मील। इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम में खाना जब पुश करके ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, आपको छोटी सी डकार आई, लेकिन उस डकार ने क्या किया, वो जो थोड़ी सा एयर था अंदर, तो वो एयर को जगह ही नहीं मिली कहीं, तो उसने क्या किया, खाना पीना भी ऊपर ले आया। तो वो अगर आपका लोअर स्फिंक्टर जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया है, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपनी जगह बना देता है कि चल जाओ ऊपर, खाने को बोलता है। ठीक है, सो पोस्ट मील में वो सारा खाना ऊपर की तरफ है। पोजीशन पुशिंग गैस्ट्रिक कंटेंट क्लोज टू द जंक्शन सच एज बेंडिंग और लाइंग डाउन। आप खा पी के लेट जाओ तो खाना तो गले में आएगा, राइट? या आप अगर खाना खाने के बाद अपना जिम्नास्टिक शुरू कर दो, खाना तो गले में आएगा। सो जब आप खाना खाते हैं, टेक अ वॉक, थोड़ा सा बैठे मत रहो, ताकि खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। हम खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देने देते, उधर ही बिस्तर पे खाना खाते हैं, प्लेट साइड पे रखते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, सुबह उठते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी जलन हो रही है, बहुत ज्यादा एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है, बर्निंग हो रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि खाना जो है वो वहां पर जमा रहा और वो अपनी जगह से हिला नहीं, तो वहां पर उसने पड़ा जो आपने मिर्च मसाले खाए हैं, वो मिर्च मसाले उधर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, ओके। देन इंक्रीज प्रेशर, गैस्ट्रिक प्रेशर में हो सकता है। अब क्या आपने टाइट सी पैंट पहन लिया, या आपने बहुत ज्यादा अपना वो एब्डोमिनल बाइंडर बांध के रखा हुआ है कि भी मैंने खाना जो है ना वो ज्यादा नहीं खाना, लेकिन खाना इतने मजे का था, पिज्जा इतना मजे का था कि मैंने 1-2 पीस और ले लिए। अब वो आवाज क्यों नहीं आ रही? समर, अपना वो माइक ठीक करो। बाकियों को भी नहीं आ रही? रिदा अहमद, आपको आवाज आ रही है? अरूज असलम, समर रिकनेक्ट करो अपना, वाकई जेनेट ठीक कह रही है। यस मैम, थैंक यू बेटा। ओके, अब क्या है कि जो इंक्रीज गैस्ट्रिक प्रेशर में ओबेसिटी, अब बहुत लोग बैठ जाएं खाना खाने और खाते चले जाएं। थैंक यू बेटा।
खाते चले जाएं और आप बैठे हुए हो एक जगह पे, तो क्या हो रहा है कि खाना हजम नहीं हो पाता ठीक से। ठीक है, तो उससे भी आपको वो होगा हाइटल हर्निया। अगर आप इस स्लाइड के सबसे नीचे जो ये 3 स्टमक आपको नजर आ रहे हैं वो बबल अप होके, ठीक है, तो उसको अगर आप गौर से देखो तो ये जो 2 डैश बने हुए हैं, दैट्स योर डायाफ्राम। ओके बेटा, दिस इज योर डायाफ्राम। ठीक है, जो डैश बने हुए हैं दैट्स योर डायाफ्राम। और ये नॉर्मल स्टमक है, जो फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है स्मार्ट सा, ये आपका नॉर्मल स्टमक है। लेकिन क्या होता है कि जब आपका खाना बहुत ज्यादा खा लो और खाना ऊपर की तरफ बार बार पुश हो रहा हो, तो यहाँ पर इस हर्निया के यहाँ पर छोटा सा एक होल होता है। ठीक हो गया। अब ये होल क्या करता है, ये मौका दे देता है स्टमक को थोड़ा सा यहाँ से खिसक के ऊपर आने का। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब खाना ये जो गर्ज करता है, तो बजाय इसके कि ये इसोफेगस में जाए, ये यहाँ से बबल होके यहाँ से अपना रास्ता बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम हाइटल हर्निया को पूरा अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सीखने के लिए इतना काफी है कि ये डायाफ्राम से जो स्टमक है ये अपनी गर्दन बाहर निकाल लेता है। खाना थोड़ा सा हजम होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या है कि उसको थोड़ा सा आराम आएगा। लेकिन जब ये हाइटल हर्निया हो जाए तो ये क्या होता है, हर्निया ज्यादा बड़ा हो जाए तो या तो इसको क्या कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये क्या है कि हर्निया जब ये जब इसको हम हर्निया कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हाइटल हर्निया। Now what happens? Normally the peristalsis in the esophagus and bicarbonate in the salivary secretion neutralizes any juices, यानी कि जो कि acidic है, that connects, that contacts the esophagus. Yeah, I. Hmm. Okay, and during sleep with the gastroesophageal reflex, esophagus mucosa is damaged and inflamed. Prolonged exposure causing ulceration, fever and mucosa and bleeding untreated. There is a scarring and stricture. ये वही चीज है जो इसका कौन सा क्या होता है मैम, क्या चीज का होता है, हम बाद में देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके। सो नॉर्मली पेरिस्टाल्सिस में उसने कहा है कि जो एसोफेगस और बाइकार्बोनेट है आपके स्लाइवरी सिक्रीशन के अंदर, वो इन गैस्ट्रिक जूसेस को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है हाइटल हर्निया, बेटा हम आपको अगले क्लास में अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर आपको पिछली स्लाइड नजर आ रही है तो ये है हाइटल हर्निया। ये स्टमक के इधर से आपका एक ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो ओपनिंग जब आप खाना को रिगर्ज करता है तो वो रिगर्ज करके इसोफेगस में चला जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ये यहाँ पर हर्निया भी कर सकता है और स्टमक कंटेंट सारा आपका यहाँ पर आके बैठ जाता है, एंड देन इट टेक्स टाइम टू गो बैक टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये एक पाउच सा बन जाता है जो कि आपके क्या कहते हैं, ये हर्निया की सॉर्ट ऑफ होता है। फिर इसकी सर्जरी होनी पड़ती है, अगर ये आराम ना आए तो इसकी फिर सर्जरी है, और वो हम आगे चल के देखेंगे जब हम हाइटल हर्निया पढ़ेंगे, उसमें हम उसको तफसील से पढ़ेंगे ना। इधर उसने कहा कि ये जो जूसेस हैं वो क्या करते हैं, दैट कॉन्टैक्ट्स द एसोफेगस। अब क्या होता है कि जब आपने खूब ढेर सारा खाना खा पी लिया तो उसमें क्या होता है कि खा पी के आप सो गए। ठीक है, कोई छोटी सी वॉक नहीं की कि खाना हजम हो जाए, आप एकदम से लेट के
जब आप लेट गए हैं तो काफी देर तक क्या होता है कि खाना जो है वो आपके स्टमक में जमा रहता है, क्योंकि वो नीचे तक तो गया नहीं। ठीक है, तो वो क्या है कि वो जो खाना है वो वहां पर पड़ा रहता है, और वहां पर वो क्या करना शुरू कर देता है, इट स्टार्टेड कॉजिंग अल्सरेशन। ठीक है, फेवर म्यूकोजा, आपका जो साइड पे जो उसका म्यूकोजा है वो भी आपका वेरिएबल हो जाता है, और हो सकता है वहां पर जो इन्फ्लेम्ड हो गया है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाए। ठीक है, और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे टाइम पे, कोई उसके लिए मेडिसिन नहीं लोगे, तो वहां पर क्या हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये बड़ा क्या कहते हैं सीरियस मामला है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। और इसी तरीके से पेशेंट जो है पेप्टिक अल्सर की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पर अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी म्यूकोजाज में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रक्चर में वो सख्त से हो जाते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर ही सारी ये दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो, ये जो उसका लोअर एंड है स्फिंक्टर का, ये क्या हो गया, ये एसोफेगस का लोअर एंड जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बन गया तो इसका मतलब है कि खाना पूरे तरीके से नीचे नहीं गया, तो खाना यहाँ पर जमा रह गया। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा खाना यहीं पर रह गया, और फिर आपको यहाँ पे बर्निंग शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स में इट स्टार्ट्स बर्निंग है, इतना ज्यादा अल्सर बन जाता है कि अल्सर बनने के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ऐसे करके बंद हो जाते हैं। राइट, आगे चले, ये लो, देखा, ये जो आपको सारी रेडनेस इसके चेस्ट पे नजर आ रही है, ये दैट्स ऑल बर्निंग। और यहाँ पर क्या है, एसोफेगस है, और एसोफेगस में उसने दिखाया कि दूसरी तस्वीर में जहाँ पे आग जल रही है, ये ठीक है, खाना यहाँ का यहीं जमा रह गया, नीचे नहीं गया, और यहाँ पर क्या है कि उसका ये सारी बर्निंग जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपके पास जब पेशेंट आता है, हार्ट बर्न आफ्टर मील, अब वो जो पेशेंट जो है वो क्या करता है, आपको जब आप जब उससे पूछते हो कि ये जलन कब होती है, तो वो खाने से पहले होती है कि खाने के बाद होती है, तो पेशेंट हमेशा कहेगा खाना खाने के बाद होती है। क्यों होती है, क्योंकि पहले तो ये खाली था। ठीक है, और अब आपने ऊपर से खाना खा लिया, अब यहाँ पर जो थोड़ा सा अल्सर बना हुआ है उसमें जलन शुरू हो जाती है। while bending over or recumbent position, अब आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द रिकम्बेंट पोजीशन, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कौन सी होती है, कुछ पता है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, डॉर्सल में आप अपने पांव के गोडे ऊपर कर लेते हो एंड यू आर लाइंग स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लेते हो विद योर नीज अप। ठीक है, अपने घुटने आपने ऐसे रखे हुए हैं, यू नो, और मेरे पास क्या है, ये है, घुटने आपने अपने ऐसे रखे हुए हैं, दिस इज योर फुट, दिस इज योर ट्रंक। ठीक हो गया, एंड यहाँ पर आप सीधा लेते हो, दिस इज योर रिकम्बेंट पोजीशन। ओके, या फिर आप बेंड ओवर हो जाते हो, झुक जाते हो, कोई चीज उठाने के लिए झुकते हो, या आप अपने आप को क्या कहते हैं, या आप कुछ उठाने के लिए बेंड होते हो, तो दैट इज बेंडिंग ओवर। ठीक है, अब जैसे बेंड होते हो तो ये जो खाया पिया है ये वापस गले में आ जाता है। ठीक है, इस बंदे को उल्टा पुल्टा कर दो ना, हेड के बल खड़ा कर दो, तो ये खाना सारा मुंह को आ जाएगा, इंस्टेड के वो नीचे जाए। अब ये खाना इधर क्यों खड़ा है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस, वो खाना खाने के बाद यहाँ पे जमा हुआ खाना सारा, या फिर उसके यहाँ पे स्फिंक्टर है लोअर एंड में एसोफेगस के। ठीक हो गया, तो यहाँ पर खाना पड़ा रहने की वजह से उसको may have regurgitation of sour material in mouth, pain with swallowing।
ठीक है। अब swallow करने से भी उसको दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ सारी जलन है। ठीक हो गया। फिर रिगर्ज करता है, जब वो खाना ऐसे जैसे डकार आया और गले में आ गया खाना, तो इट्स सो खट्टा और सो वो के बाजू का आपका गला भी खराब हो जाता है। ठीक है, इतनी खट्टी डकार आती है कि वो बाजू का खाया पिया मुंह में आ जाता है। देन यू गो फॉर वॉमिटिंग। नो, ये माउथ पेन है, पेनफुल swallowing है, एटिपिकल चेस्ट पेन। एटिपिकल चेस्ट पेन पेशेंट पॉइंट आउट करके बताएगा। वो ये नहीं कहेगा नहीं शायद इधर है, नहीं नहीं इधर है, नहीं नहीं इधर है, ऐसे नहीं करेगा वो आपको पिन पॉइंट करके, फिंगर पॉइंट करके बताएगा मुझे यहाँ पे पेन है। यू नो कि दिस इज योर चेस्ट। खाने के बाद उसको सोर थ्रोट विद हॉर्सनेस। सोर थ्रोट विद हॉर्सनेस क्यों हो गया? उसकी आवाज जैसे आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लो, ठीक है, तो गला बैठ जाता है ना, अजीब सी आवाज निकलती है, फिर ऐसे ही होता है। अब तो आवाज को क्या हो पता नहीं क्या हुआ, सुबह सो के मेरी आवाज कहाँ थी। ठीक है, तो वो इस किस्म की वो बातें करते हैं कि इसकी आवाज, उसकी हॉर्सनेस क्यों होगी, क्योंकि उसके थ्रोट में क्या है, सोर है, जख्म हो गया खड़ा रहने की वजह से। ओके, bronchospasm and laryngospasm. Spasm is something, you know, it's getting contract. Spasm हो रहा है उसका. So that's the manifestation. What are you going to diagnose? How are you going to diagnose? आप उसको बेरियम swallow कराओ, ठीक है। बेरियम swallow करने से क्या होगा, उसकी evaluation हो जाएगी किस चीज की, esophagus की, उसके स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन। वो एक बेरियम swallow में वो क्या करते हैं कि एक डाई साथ सेंड कर देते हैं, और वो डाई जाने से क्या होता है कि उस एरिया को सारा इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन को डाई मिल जाता है। अब उस डाई मिलने से पता लग जाता है कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर है, कोई और प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ वो लोग विजुलाइज कर लेते हैं। सो बेरियम स्वॉलो इज वन ऑफ द टेस्ट। द सेकेंड टेस्ट इज अपर एंडोस्कोपी। अपर एंडोस्कोपी, ऊपर से वो एंडोस्कोप डालते हैं और वो बड़ी स्क्रीन पे सब कुछ नजर आ रहा होता है। पहले जमाने में वो स्कोप करते होते थे और देखते जाते थे अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि वो एंडोस्कोप, वो स्क्रीन में देखते हैं एंडोस्कोप डाल के, तो वो सारा अंदर से स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, ठीक है। उसको वो लोग डायरेक्ट विजुलाइज कर लेते हैं। और अगर कुछ वहां पर उसके अंदर आपको कोई ग्रोथ नजर आ रही है या कुछ, तो वो क्या करते हैं, वहां से थोड़ा सा स्पेसिमेन ले लेते हैं बायोप्सी के लिए। ठीक हो गया। देन 24 आवर्स एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग है, ठीक है। अब ये एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग में वो कोई डिवाइस साथ लगा लेते हैं ताकि वो पता लगता रहे कि उसकी मॉनिटरिंग में कि ये क्या है। एम्बुलेटरी चलते फिरते वो उसको उसकी मशीन काम कर रही थी। जैसे हॉल्टर होता है ना, हॉल्टर टेस्ट, हॉल्टर टेस्ट में क्या होता है कि वो सारा ईसीजी मशीन को आपके साथ ही लगा देते हैं, लीड्स लगा लेते हैं, और वो आपको 24 आवर्स का, 72 आवर्स का वो पूरी रिकॉर्ड देता है, रीडिंग दे देता है। इसोफेजियल मैनोमेट्री जो है, विच मेजर्स द प्रेशर ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड पेरिस्टाल्सिस, ये उसकी इसोफेजियल मॉनिटरिंग हो जाती है, मैनोमेट्री हो जाती है कि वो उसका प्रेशर कितना है उसके अंदर। और मोर्टेलिटी स्टडीज हैं, इसोफेजियल मोर्टेलिटी स्टडीज हैं, जिसके बारे में वो जो क्या कहते हैं, ये है रिसर्चर्स, वो आके उनकी स्टडीज करते हैं। तो आप लोगों को बस इतना कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि देर इज बेरियम स्मॉलो, देर इज अपर एंडोस्कोपी है, एम्बुलेटरी 24 आवर्स एम्बुलेटरी है, इसोफेजियल मैनोमेट्री है, और मोर्टेलिटी स्टडीज है जो कि इसके बारे में, इसोफेजियल के बारे में की जाती है, इससे पता लगता रहता है। हो गया।
अब इसकी कोलैबोरेटिव केयर क्या करोगे? इतना कुछ खाओगे पियोगे, रिसर्चर्स स्टडी, ये क्या लिखा है करते, हाँ ना स्टडीज करते हैं ना ये लोग रिसर्चेस सारी स्टडीज करते हैं, जैसे डायबिटीज की स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद रिसर्च करते हैं कि क्यों हो गया कैसे हो गया, तो दे गो फॉर देयर स्टडीज। ओके ना कोलैबोरेटिव केयर में वो कहते हैं कि डायग्नोस्टिक में बी मेड फ्रॉम हिस्ट्री और सिम्टम्स एंड रिस्क। अब वो क्या करते हैं, डायग्नोसिस जो कोलैबोरेटिव केयर जब करते हैं तो वो आपकी डायग्नोसिस बना देखते हैं, आपकी हिस्ट्री देखते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशन। ये तीन चीजें जो हैं इनको तो आप अच्छे तरीके से अगर आपको याद है ये तीन बातें, तो फिर आगे से उसकी ट्रीटमेंट में आप बहुत आराम से पकड़ के एक एक पॉइंट को पकड़ के लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द गुड लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आपको ये तस्वीर का ये वाला पोर्शन याद रह जाता है तो यू कैन राइट एवरीथिंग यू वांट। ठीक है, आपने खाना ठीक से चबा के खाना है, अच्छी तरीके से मैस्टिकेट करना है, ठीक है, तो फिर खाना हजम जल्दी हो जाएगा। बड़े बड़े नवाले एम ही बगैर च्यू किए गॉबल करते जाओगे तो क्या है कि हजम होने में टाइम लगेगा। यू नीड टू सिट स्ट्रेट है, खुब्बे होकर खाना खाओगे तो बेचारा स्टमक क्या कहेगा, मुझे जगह तो मिल नहीं रही कि मैं कहाँ डालूं अपने आप को, कहाँ फेंकूं, राइट। रेज अप बेड ऑफ द पोर्शन, ऐसे सीधा होके 30 के एंगल पे बेशक आप अपना आप लेटो ताकि खाना जो है वो नीचे की तरफ जाए, बजाय इसके कि अगर आप सीधा होके लेट जाते हो तो खाना पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, सो यू नीड टू सेट अप, ठीक है, खाना आपका नीचे की तरफ जाए। स्पेशल हाइडल हर्निया वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हम कभी भी नहीं कहते कि सीधा लेटो, क्योंकि जब वो सीधा लेटेंगे तो वो जो पाउच है वो वापस पीछे की तरफ आ जाएगा, अनलेस और अनटिल वो सर्जरी से बंद ना हो जाए। ठीक है, सो ऊपर ये जो हाइडल हर्निया वाले हैं उनका हम हमेशा अपराइट पोजीशन में रखते हैं, थोड़ा सा 30 के एंगल पे, ताकि क्या है खाना नीचे की तरफ रहे, वो ऊपर की तरफ आके हर्निया से ऊपर ना। ओके, डोंट ड्रिंक विद मील, गुट्टू गुट्टी करके नहीं खाना खाना, या तो खाने से आधा घंटा पहले खा लो खाना, या फिर आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पियो। हम साथ साथ खाना खाते हैं, साथ साथ एक एक घूंट पानी पीते हैं और हमारा पेट में खाना सारा तैरना शुरू हो जाता है, ऐसे होता है। टेक वॉक आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लो, एक एक दरवाजे से शुरू हो जाओ, चल के दूसरे दरवाजे पे जाओ। घर छोटा है तो डाइनिंग टेबल के गिर्द आप 4-5 चक्कर लगा लो, वॉक ही करना है ना। घर से बाहर निकल जाते हो हम कहते हैं अच्छा चलो हम वो पार्क तक होकर वापस आते हैं, अगर बहुत रात हो गई या बाहर नहीं जाना है, गुड इनफ, हम अपने घर के बरामदे में 4 चक्कर लगा लेते हैं, तो दैट्स वॉकिंग। ठीक हो गया। मैनेज स्ट्रेस, ये देखो योगा कर रहे हैं, अब सीधा होके बैठ जाओ और अपने स्ट्रेस को बोलो, स्ट्रेस लेने का नहीं होता, स्ट्रेस देने का होता है, स्ट्रेस लेने का नहीं होता, वो देने का होता है ना। हम क्यों अपनी सेहत खराब करें। क्विट स्मोकिंग एंड कट एल्कोहल, आप अपना स्मोक अगर करते हो उसको कट ऑफ करो, ठीक है, एकदम तो कट ऑफ नहीं होता, ग्रेजुअली करो लेकिन करो से। एक्सरसाइज मॉडरेटली, ठीक है, अब ये नहीं कि खाना खाने के बाद आपने जनाब धड़ाधड़ अपने जनाब बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दिया, नॉट एट ऑल, यू डोंट हैव टू डू दैट। खाना खाने के फौरन बाद आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। डोंट ईट एट बेड, बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना है, क्योंकि उधर खाया और सो गए, हॉस्टलाइज वैसे ही करते हैं, उधर ही खाना खाया, प्लेट उठाया, बिस्तर के नीचे फेंका और हम लेट गए, मोबाइल पकड़ ली और चलो कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं। डोंट बेंड आफ्टर फूड, अब ये देखो जरा टांगों के बीच में से भाई साहब देख रहे हैं,
ठीक है, ऐसे उल्टा सीधा आप लोगों ने खाना खाने के बाद नहीं होना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको खाना दूध पी लिया, दूध पीने के बाद उनको जनाब हम खेलना शुरू हो जाते हैं उसके साथ, और बेबी क्या थोड़ी देर के बाद दूध गिरा देता है सारा। क्यों करता है ऐसे? क्योंकि बेबी का दूध अभी नीचे गया नहीं पेट में, तो आपने उसको उठा के तो खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, ईट लेस फॉर डिनर, खाने रात के खाने में इतना बहुत ज्यादा मत ठूसो। ठीक है, थोड़ा खाना खाओ। ठीक है, खाना थोड़ा खाओ, जहां आप 2 रोटी खाते हो रात में आप 1 रोटी खाओ। आप अगर कुछ नहीं खाते हो तो आप हल्का सा खाना बना के स्लाइस या ब्रेड जो भी है वो आप ले सकते हो। नो प्रेशर ऑन स्टमक, स्टमक पे इतना वजन नहीं डालो भाई, वो देखो जरा स्टमक भी नाच रहा है हाथ में पकड़ के। ठीक है, आशी कम खाओ। अच्छा, ठीक है। नाउ कम्स द मेडिकेशन, हमें पहले लाइफस्टाइल चेंजेस देखे, नाउ वी सी द मेडिकेशन। एंटीएसिड्स हम लोग देते हैं माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में। ठीक है, ये है गैविस्कॉन सबसे कॉमन है जो कि हम लोग ले लेते हैं। अब ये गैविस्कॉन लेने का भी तरीका है, ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और गैविस्कॉन पी लिया। ठीक है, आपने गैविस्कॉन खाना खाने से पहले लेना है कि क्या कहते हैं, ताकि जो मेडिसिन है वो आपके जो स्टमक के अंदर रूगे फोल्ड्स हैं उसके अंदर अच्छे तरीके से वो जाके अपना काम करे। अगर आप खाना खाने के बाद ऊपर से गैविस्कॉन पी लेते हो तो क्या है, गैविस्कॉन खाने के ऊपर तैरता रहता है और वो आपके उस जख्म पे जो कि क्या कहते हैं, रूगे फोल्ड के अंदर जो थोड़े से जख्म बने हुए हैं वहां तक वो खाना वो दवाई नहीं जाती है। तो जब दवाई का असर करना है, गैविस्कॉन हो गया, डाइजेक्स हो गया, सेमिकॉन हो गया, इस किस्म की जो क्या कहते हैं एंटासिड्स होते हैं, इनको आपने खाना खाने से 15-20 मिनट पहले खाना है। ठीक हो गया, उस तरीके से खाने से आपके एसोफेगस की लाइनिंग्स में, आपके जो स्टमक के जो आ रहे हैं रूगे पोल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसकी लाइनिंग्स आ रही हैं, सारा दवाई वहां तक जाती है। इसी तरीके से H2 ब्लॉकर्स हैं, ये डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करेगा, जैसे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है ये फिर डॉक्टर जैसे आपको प्रिस्क्राइब करेगा आप उस तरीके से करें। मैंने गैविस्कॉन को इसलिए पकड़ा क्योंकि मैं गैविस्कॉन हो गया, सिमिकॉन हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करती थी और इस्तेमाल करने का तरीका भी मुझे पता था, इसलिए मुझे जल्दी से आराम आ जाता। Proton pump inhibitor reduce gastric secretions, promote healing of esophageal erosions and relieve symptoms. For example, omeprazole जो है और lansoprazole जो भी है, ये सारी मेडिसिन जो हैं वो इन्होंने बताई हैं, आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ी होंगी, आपको कौन कौन सी लेनी है। प्रोमोटिलिटी एजेंट में एनहेंस द इसोफेजियल क्लियरेंस एंड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, फॉर एग्जांपल ये सारी मेडिसिन रेगुलर जेनेरिक। ठीक है, ये डॉक्टर्स ऑर्डर कर देते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है और कब कब लेनी है। नाउ कम्स द डाइटरी लाइफस्टाइल, उसमें एलिमिनेशन ऑफ एसिडिक एसिड फूड्स, जिसमें टोमेटोज है, स्पाइसी है, सिट्रस फूड है, कॉफी है, इन चीज़ों को आपने, अगर आपका जो गर्ड है, ठीक है, इनको आपने दूर करना, कोई खट्टी खट्टी चीज़ें नहीं खानी। अवॉइड फूड विच रिलैक्स इसोफेगस स्फिंक्टर और डिले गैस्ट्रिक इनटेक, फैटी फूड, चॉकलेट, पेपरमिंट, अल्कोहल, ये क्या करते हैं, ये खाने को जल्दी हजम नहीं होने देने देते हैं, तो क्या है, ये ऊपर ही तैरते रहते हैं, जितनी देर तक तैरते रहते हैं उतनी देर तक वो जख्म बनाते रहते हैं। पत्नी ओके, देन आइडियल बॉडी वेट रखना जरूरी है, मेरी तरह मुझे नकल नहीं करना। ठीक है,
आपने क्या करना है, खाना जो है थोड़ा खाना है और स्टे अपराइट 2 hours आफ्टर पोस्ट ईटिंग, नो ईटिंग 3 hours प्रायर टू गोइंग टू बेड। खाना खाने से 3 घंटे पहले खाना खाओ, ठीक है। इतना जल्दी खाना खा के फिर जल्दी से लेटने वाली बात नहीं करना। तो हमने क्या देखा डाइटरी लाइफस्टाइल में, आपने एसिडिक फूड्स को एलिमिनेट करना है, वो फूड जो कि अवॉइड फूड विच रिलैक्स द इसोफेगस, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, ईट स्मॉल मील्स, स्टे अपराइट, ठीक है, हैव खाना बिफोर 3 hours बिफोर गोइंग टू बेड। Elevate head of the bed on 6 to 8 blocks to decrease reflex। अब जिनको रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है उनके लिए बात हो रही है कि आप बेटा, आप लोग जो आपस में बातें कर रहे हो बजाय इसके कि मेरी बातें सुनने के, वेरी बैड। मेरी भी बातें सुनो ना, आपस में ही बातें कर रहे हो, ठीक है। एलिवेट हेड ऑफ द बेड 6 to 8 ब्लॉक्स। जिनको रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है उनको उन्होंने स्पेशली कहा है कि अपना बिस्तर जो है वो 6 to 8 ब्लॉक्स को ऊपर डिक्रीज द रिफ्लेक्स। और फिर ये क्या है, आपकी जो रिफ्लेक्स है उसको कम कर देगा। वरना क्या होगा, खाना आप लेट जाओगे, खाना सारा आपके पीछे सफेद से। नो स्मोकिंग, अवॉइड बेंडिंग एंड वेयर लूज फिटिंग क्लोथिंग, ठीक है। अब अपना शो मारने के लिए टाइट फिटिंग कपड़े पहनो और फिर आप उसको क्या कहते हैं, खाना खाओ। और वो क्या है, खाना आपका चूंकि फिटिंग की वजह से क्या है, ये आपका पेट दब रहा है सारा और खाना आपका इस वक्त में रहेगा, ठीक है। या तो फिर खाना है मत खाओ। ये आप यहाँ पर इससे ऊपर जो कॉर्नर पर तस्वीर देख रहे हो स्टमक की, वो यही हाल हो जाता है। अब अगर आपने टाइट कपड़े पहन लिए हैं तो पेट आपका दब जाएगा यहाँ तक कि खाना जो है वो सिर्फ आके यहाँ पर खड़ा रह जाएगा। ये देखो, ये जो ब्राउन पार्ट है ये सारा खाना इधर खड़ा हो गया। अब ये इधर खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा जब तक आप घर नहीं जाओगे और जाके कपड़े नहीं बदली करोगे और कपड़े बदली लूज कपड़े पहनोगे तो फिर ये खाना सारा नीचे आया और हजम होगा। वरना वो सारा यहाँ पर है और फिर जितनी देर तक वो ऊपर रहेगा उतनी देर तक वो जख्म करता चला जाएगा। ठीक हो गया, ये बेंड हो रहा था, उसके सर पे थोड़े पड़ने शुरू हुए। सर्जरी इंडिकेटेड फॉर पर्सन नॉट इम्प्रूव बाय डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस पे अगर आपका जो दवाई खाने के बावजूद अगर आपको आराम नहीं आ रहा है तो फिर क्या है, उसके लिए सर्जरी इंडिकेट हो जाती है, जिसमें से लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर टू टाइटन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ओपन सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। उसके लिए लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अब लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में क्या है कि वो एक वायर अंदर डालते हैं, दे डोंट ओपन द स्टमक। आपका ये जो एब्डोमेन है उसको ओपन किए बिना ही वो क्या करते हैं, एंडोस्कोप डाल के उसके साथ लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं, जिसमें वो नीचे जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको वो टाइटन कर देते हैं, क्योंकि बहुत यूज है, ठीक है, और खाना जल्दी से ऊपर आ जाता है। तो उनको थोड़ा सा वो टाइट करें ताकि खाना जब नीचे गया है तो वो नीचे से नीचे जाए, ऊपर ना आए। एंड देन बाजुकात ओपन सर्जिकल प्रोसीजर भी करना पड़ सकता है। देन नर्सिंग केयर में यू एज ए नर्स व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करोगे, पेन यूजली कंट्रोल्ड बाय ट्रीटमेंट। पेन आप उसको जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उससे आप ठीक करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, असिस्ट क्लाइंट इन इंस्टीट्यूट होम प्लान। आप अगर आप उसको पेशेंट के पास जाके रह सकते हो तो आप उसके होम प्लान के लिए बताओ कि उसको घर ले जाने के बाद आप उसको किस तरीके से पेशेंट को असिस्ट करोगे, ठीक है। लूज कपड़े पहनने हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, खाना खाने से कम 3 घंटे पहले आपने रात को खाना, सोने से पहले आपने खाना है, आपने थोड़ी सी वॉक करनी है, आपने बिल्कुल सीधा नहीं लेटना है, यू नो दे आर द थिंग्स विच आप उसके नर्सिंग केयर में करोगे।
कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? नाउ लुक एट द कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये इसका एसोफेगस है। एक तस्वीर आप देखोगे, आप ये तस्वीर देखोगे और इसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर आपने इसकी स्पिंक्टर की जो इसोफेजियल स्पिंक्टर है उसमें स्ट्रक्चर बन गया है और डिस्पीजिया हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि उसको इसोफेजियल कैंसर भी हो सकता है। Barrett esophagus changes in cells lining esophagus with increased risk for esophageal कैंसर होने के चांसेस है। ये आप देख रहे हो, ये अंडोस्कोपिक करके ये इन्होंने ये वाला जो स्फिंक्टर एरिया है एसोफेगस का, दिस इज बैरेट एसोफेगस, इसका नाम है बैरेट एसोफेगस। और ये बैरेट एसोफेगस जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, जो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द सेल्स लाइनिंग एसोफेगस जो कि कैंसरस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्या आपके एसोफेगस में कैंसर भी कर सकते हैं। So this was about the Barrett esophagus, आपको बता दिया। So now I'll see कि मैं आप लोगों का क्या कहते हैं सवालों का जवाब दे सकूं जो आप लोग मेरे से पूछना चाह रहे थे। ओके, सना नाज क्या पूछ रही है मेरे से? हाफ समझ में आता तो बाकी पता भी नहीं चलता। तो बेटा हाफ क्यों समझ में आता? अरुच, हाँ बेटा, आधा इसलिए समझ में आता है क्योंकि आप लोग अपने टॉपिक अपनी बातें करते चले जा रहे हो। मैम स्लाइड जूम कर दिया करें? जूम कहाँ से करूंगी मैम, मुझे जो कुछ दिखा रहे हैं वो लोग वही कुछ है। यहाँ से तो कोई जूम का तरीका नहीं है, ये सबसे बड़ी तरीका। आप मेरी तस्वीर को छोटी करो ना तो बाकी तस्वीर को बड़ी करके देखो। बात सुनो, आप लोगों में हमारा तैयब नहीं आई है अभी तक, छुट्टियों पर है। अब ये नफीसा कौन सी नफीसा है? नफीसा, आप कौन सी नफीसा हो? जवेद हो कि सोहेल हो? हमारा आप मौजूद हो, आपका कोई कमेंट नहीं आया ना? जॉन तू भी आ गया, शुक्र है। कल किधर था? आप लोगों की समझ में आया जो आज हमने गैप पढ़ा?
ये चलो बस करो, क्या ठक 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 मारे जा रहे हो? फैसल नहीं आया ना?